This call is now being recorded. हम लोग स्पाइन सीधी ध्यान मुद्रा में 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर से पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा पाटवाल जी सेमेस्टर 4 की उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, वो आज की फैकल्टी भी हैं। हमारे बीच में हुमा खानम जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अमरेंद्र कुमार राय उपस्थित है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है और समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रुक्मिणी शर्मा जी उपस्थित है, सेमेस्टर स्टूडेंट है, उनका स्वागत है और वो फैकल्टी भी रह चुकी हैं। हमारे बीच में संजय कुमार जी उपस्थित है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ये सारथ सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं और समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। गुड इवनिंग सर। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। हमारे बीच में ज्वाइन किया किसने?
प्रतिमा राय, प्रतिमा राय उपस्थित है, सेमेस्टर 1 की स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हैं, जो समवाय सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट है और समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के 3 मनीषियों के हम ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर, जो वर्तमान में एस्पेस के अध्यक्ष भी हैं, और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS जर्राफ सर। इनके अतिरिक्त हमने अन्य गुरुओं से भी ज्ञान ग्रहण किया है, उनके भी हम ऋणी हैं और उनके प्रति आभार प्रदर्शित कर रहे हैं। संस्थान का एक उद्देश्य है, मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, यानी ट्रीट करें, टीच करें और रीच करें। तो इस माध्यम से वो जो अलग जगाई थी, कभी उन्होंने 2000 के पहले 1995 में उस अलग को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का उद्देश्य है, और वही हमारा भी उद्देश्य है। हम उनके साथ संबद्ध हैं। तो हम इन्हीं शब्दों के साथ शुरुआत कर रहे हैं आज के हमारे जो पहले सेशन का जो सत्र है वो उसमें रेखा पाटवाल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। और वो चाइनीज सिस्टम में जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जो हमारी ट्रीटाइज 7 की बेसिक कंसेप्ट्स हैं, उनके बारे में आपसे विचार विमर्श करेंगे। तो उनका हम स्वागत करते हुए मैं उनको हैंडओवर कर रहा हूँ और शेयर कर दे रहा हूँ। प्रणाम सभी सदस्यों को। शेयर हो रहा ना? यस सर। जी, मेरी आवाज सही आ रही सभी को? आ रही। आप सभी को मेरा प्रणाम। आदरणीय अरविंद सर को भी मेरा प्रणाम। हमारे परम श्रद्धेय गुरु खेमका जी को हमारा प्रणाम, सत नमन। अग्रवाल सर जी को हमारा नमन। आज मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी। चैप्टर 1 है एक्यूप्रेशर, ए ब्रीफ साइनॉप्सिस, कि किस तरह से एक्यूपंक्चर जो है हमारे शरीर में काम करता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन इस तरह से दी रखी है, एक्यूपंक्चर इज ए नेचुरल इनबिल्ट मैकेनिज्म। मतलब एक्यूपंक्चर मानव शरीर की फिजिकल और मेटाफिजिकल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए प्रकृति के से दिया गया एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें सभी बीमारियों को एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और मोक्सा के माध्यम से बिना दवाइयों के प्रेशर देके ठीक किया जा सकता है, या एक्यूपंक्चर करके या मोक्सा मीन्स होता है वहां पे सिकाई करके। तो ये एक मोक्सा की एक स्टिक होती है, उससे जहाँ पे भी हमारा वो प्रॉब्लम है उसको सिकाई करते हैं, तो उससे उसको आराम मिल जाता है। अब व्हाट इज डिजीज, मतलब एक्यूप्रेशर में क्या क्या प्रॉब्लम है। पहले तो हम देखेंगे कि बीमारी क्या है। तो इसको एक कविता के माध्यम से सर ने एक्सप्लेन करा है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्रियाएं समग्र संतुलित जब होए, मनुष्य स्वस्थ जब तब कहलाता, जीवन सहज जब होए। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्रियाएं असंतुलित कहीं जब होए, अस्वस्थ मनुष्य जब तब कहलाता, जीवन असहज जब हो। यहाँ पे सहज और असहज 2 प्रकार की बातें कही गई हैं। सहज मतलब होता है इजी, और असहज मतलब चाइनीज कॉन्सेप्ट के हिसाब से डिजीज मतलब बीमारी। अब इजी का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में सभी चीजों का संतुलन है, तो हम एक सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और अगर हमारे शरीर के अंदर बैलेंस नहीं है, मतलब हमारी जो ब्लड है, की है, फ्लूइड्स हैं, और इन चीजों का अगर इम्बैलेंस है, तो हमारी बॉडी में इम्बैलेंस होने से वो हमको बीमार करेगा। तो चाइनीज कॉन्सेप्ट में यही बताया गया है कि किस तरह से डायग्नोसिस करना है, और उसके बाद उसका डायग्नोसिस करने के बाद उसको देखना है कि उसका कॉज क्या है। अब हम पहले डायग्नोसिस देखेंगे कि कैसे करते हैं। डायग्नोसिस 2 तरह से हो सकता है। शरीर में बाहरी संकेतों के द्वारा, यानी कि हमारी बॉडी के
बाहर से हमको क्या मिल रहा है देख करके। और जब जैसे शरीर में बाहर के संकेत हैं, चिन्ह हैं, उसके काम करने की जो, अगर वो काम पेशेंट नहीं कर पा रहा है किसी तरह से, तो उसमें उसको देखा जाता है कि किस तरह से उसका कौन सा पॉइंट, कौन सी चीज उसके अंदर कमी हो रही है। अब जैसे या मान लो कोई व्यक्ति है, वो अपने निर्णय नहीं ले पा रहा, डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो चाइनीज चाइनीज एक्यूपंक्चर के थ्रू उसमें देखा जाएंगे कि उसमें डेफिशिएंसी ऑफ गॉल ब्लैडर है। यानी कि गॉल ब्लैडर का काम है निर्णय लेना, तो वहां पे उसकी डेफिशिएंसी को जब हम ठीक कर देंगे, तो वो व्यक्ति निर्णय लेने की उसके अंदर क्षमता पैदा हो जाएगी। और वैसे ही अगर ज्यादा प्यास लग रही है, तो हम कहेंगे, इसमें हमें पता चलता है कि भी हॉट कंडीशन है। अगर आप प्यास बिल्कुल नहीं लग रही है, ठंड लग रही है उसको, तो हम कहेंगे कोल्ड कंडीशन है। तो इन सबको देखते हुए हम बैलेंस करेंगे, मतलब जो उसके अंदर कमी है उसको हम उसके आधार पे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स दे करके उसको हम उसका निदान करेंगे। अब ये रोग के कारण क्या है, मतलब हमने ये तो देख लिया कि साइन ये है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि उसके अंदर कारण, किस कारण से वो बीमारी पैदा हुई है। तो शरीर को चाइनीज एक्यूपंक्चर में संतुलन की अवस्था को स्वास्थ्य की कुंजी माना जाता है। मतलब बैलेंस अगर है, बॉडी संतुलित है, तो इसका मतलब बीमार नहीं है वो। लेकिन जैसे ही उसका बहुत दिनों, अगर उसके विचारों में संतुलन होना चाहिए, उसके आहार में संतुलन होना चाहिए, उसके मनोभाव में संतुलन होना चाहिए, और विश्राम और श्रम करने के तरीके में संतुलन होना चाहिए। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है, अत्यधिक विश्राम कर रहा है या अत्यधिक श्रम कर रहा है, बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज में है, या फिर उसका भोजन सही नहीं है, या उसके मनोभाव अच्छे नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो कोई ना कोई इसके अंदर रोग है। अब उसको खोजने के लिए हम 3 चरणों पे, जीवन के 3 चरणों पे विचार करेंगे कि ऐसा असंतुलन का कारण क्या है। तो सबसे पहले हम देंगे प्रीनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड मीन्स जब गर्भधारण के समय माता पिता का स्वास्थ्य कैसा था। जब माँ ने गर्भ करा, कंसीव हुई वो, तो क्या वो उस समय उसकी बॉडी इस लायक थी कि उस बच्चे को पैदा कर सके। उसके अंदर कितनी चीजें, मतलब उसका स्वास्थ्य अच्छा था, उसकी बॉडी जो है आ, उस लायक थी कि उसको बच्चे को पैदा कर सके। अगर वो नहीं थी, तो बच्चा भी कमजोर पैदा होगा। उसके अंदर ब्लड की डेफिशिएंसी थी, तो बच्चा कम, मतलब सही पैदा नहीं होगा। उसमें भी कोई ना कोई कमी होगी। या वो बीमार थी, बीमार होने के कारण उसने बहुत सारी बीमारियां, दवाइयां खा ली, औषधियां ली, तो उसकी वजह से भी बच्चे पे असर पड़ेगा, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट जरूर पड़ेंगे। इसी तरह से अगर माँ को कोई सदमा लगता है, तो इसमें उदाहरण भी दिया गया है कि अगर गर्भावस्था के दौरान माँ को कोई सदमा लगता है, तो उससे उस बच्चे को भी प्रभाव पड़ता है। जैसे हमने देखा है कि हमारी पुरानी कहानियों में भी देखा है कि अर्जुन को जब उसकी पत्नी जो है प्रेग्नेंट होती है, तो अपने बच्चे को बहुत सारी चीज सिखा, मतलब वो बताती है, तो वो सब सीख के आता है। उसी तरह से गर्भावस्था में माँ के द्वारा हर कार्य का फर्क पड़ता है कि उसको क्या, वो क्या सोच रही है, उसके अंदर वो सही से खाना खा रही है, नहीं खा रही है। अगर वो जैसा वो करेगी, उसी हिसाब से बच्चा भी स्वस्थ पैदा होगा, नहीं तो अस्वस्थ पैदा होगा। अब उसका बचपन क्या है, ये तो हो गया, प्री नेटल हो गया। अब बचपन में मतलब बच्चा जब पैदा हुआ, तो उसकी माँ ने उसको स्तनपान कराया है, नहीं कराया, या कम कराया। अगर वो बिल्कुल ही बंद नहीं करवा पा रही है, तो बच्चे को नेचुरली स्प्लिन की डेफिशिएंसी होगी। और अगर उसने गाय का, भैंस का दूध पिया, तो ह्यूमिडिटी हो जाएगी उसको, यानी कि उसको बलगम वगैरह ज्यादा बनेगा। अगर बच्चे को, हम छोटा बच्चा है, बार बार डांट रहे हैं, उस पर प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम्हें ऐसे फर्स्ट आना चाहिए, तो उस बच्चे पर जो है प्रभाव पड़ेगा। यानी कि उसको एक प्रकार से मनोभाव उसके खराब हो जाएंगे। वो सोचेगा कि मेरे को हर समय डांटते ही रहते हैं, तो एक प्रकार से डरपोक दब्बू बन जाएगा वो। इस तरह से हम ओवर फीडिंग भी अगर बच्चे को करा रहे हैं, या अंडर फीडिंग हो रही है, तो उसका प्रभाव भी बचपन पे जो बच्चे पे पड़ा है, वो उसका आगे के शारीरिक विकास में पता चलेगा कि भी हाँ, माँ ने उसको कम दूध पिलाया या उसको ओवर फीडिंग कराई। अब है एडल्ट लाइफ। एडल्ट लाइफ में क्या है कि जो माता है, माता पिता है, उनका अपना कैसा चरित्र है, उनका आचार विचार कैसा है, मतलब उस बच्चे का को कैसा वातावरण मिला है, पेरेंट्स से कैसा वातावरण मिला, उसके आसपास का वातावरण कैसा है। तो इस तरह से ये सारी चीजें बच्चे के शारीरिक विकास पे, उसकी बीमारियों पे प्रभाव डालती है। कि मतलब ये सब अगर उसको अच्छा मिलेगा, संतुलित मिलेगा, तो उसका आगे का जीवन भी संतुलित होगा। और अगर इन सब में कमियां रही हैं, तो उसके आने वाले समय में भी उसके शारीरिक विकास में उसमें बाधा बनेगी। अब इसमें एक फिर से कविता खेमका सर ने लिखी है, कंपैरिजन विद अदर थेरेपीज। तो और थेरेपीज से एक्यूपंक्चर को किस तरह से कंपैरिजन किया गया,
जैसे एलोपैथी में हम रोग का उपचार करते, एलोपैथी में सिम्टम्स का उपचार करते, होम्योपैथी में वात पित्त कफ दोष का उपचार करते आयुर्वेद में, और ऊर्जा, ऊर्जा मीन्स की का उपचार करते एक्यूपंक्चर में। अब एक्यूपंक्चर है क्या? एक्यूपंक्चर को क्या किस तरह से हम उसको डिफाइन करेंगे? असंतुलन की ये सर्जक ने प्रतिस्थापित कर दिया मानव शरीर में एक उपचार तंत्र। असंतुलन को ये ठीक करता, अस्वस्थ को ये करता स्वस्थ, असंतुलन होने ना पाए इसके लिए इसके दिए हैं इसने मंत्र। उपचार की इस अद्भुत विधा को एक्यूपंक्चर लोग कहते, उपचार के इस दिव्य ज्ञान को जीवन मंत्र हम कहते। मतलब बिना दवाइयों के, बिना कोई औजार के एक्यूपंक्चर जो है हमारे शरीर की उस जो अस्वस्थ शरीर है उसको स्वस्थ कर देता है और उसको इनबैलेंस को ठीक करता है। तो ये एक अद्भुत विधा है जो कि हमको दी गई है। अब डेफिनेशन ऑफ एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर है क्या? एक्यूपंक्चर हमारे शरीर में की ब्लड, लाइफ एसेंस, बॉडी फ्लूइड को जो जहाँ पे डेफिशिएंस है और जहाँ एक्सेस है उसे उस लोकेशन में मूव करा करके, ट्रांसफर करके, होल्डिंग करके, राइजिंग करके, उसको गर्माहट देके, वार्मिंग करके, या फिर उसको कूलिंग करके बैलेंस करता है। ये पूरा इसका सार है कि व्हाट इज एक्यूपंक्चर, डेफिनेशन ऑफ एक्यूपंक्चर। मतलब हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई बीमारी एक जगह पे से दूसरी जगह पे हमको इनबैलेंस हो रही है तो इस तरह से हम उनको मूविंग करा करके या वहां पे गर्माहट दे करके या उसको ठंडक दे करके या फिर उसको होल्डिंग, होल्डिंग मतलब उसको वो पकड़ नहीं पा रहा, बॉडी उस चीज को पकड़ नहीं पा रही। जैसे हम लोगों ने स्प्लिन की सिंकिंग में देखा था कि हमारे स्प्लिन जो है हमारे ऑर्गन्स को होल्ड करती है, अब वो वहां पे होल्ड नहीं कर पा रही है तो उसको सही करेगी, या फिर वो नीचे लटक रही है उसको उठाएगी। तो इस तरह से एक्यूपंक्चर जो है इन सबको ठीक करता है। मतलब किसके द्वारा करेगा? की के द्वारा, ब्लड के द्वारा, लाइफ एसेंस के द्वारा, बॉडी फ्लूइड्स को, इस तरह से ये सारों सबको जो हमारी परेशानी है बॉडी की उसको ठीक करता है। अब ये है रिबैलेंसिंग ऑफ क्यू। अब और क्या क्या चीजें करता है? स्टैग्नेशन है अगर हमारी बॉडी में, ब्लड का स्टैग्नेशन है, बॉडी फ्लूइड्स मतलब कहीं पे रुक रहे हैं तो उसको ठीक करेगा। करेक्ट द रेवलिशियस डायरेक्शन, मतलब कंट्रोवर्क्शन हो रहा है। कंट्रोवर्क्शन मीन्स खाना जैसे हम खाते हैं तो वो नीचे को जाना चाहिए लेकिन वो खाना ऊपर को आ रहा है, इसका मतलब कंट्रोवर्क्शन हो रहा है, उसको ठीक करेगा। ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स अगर सही तरह से अपने मार्ग में नहीं जा रहे हैं उसको ठीक करेगा। उसके बाद सिंकिंग को ठीक करेगा, कोलैप्सिंग को ठीक करता है ये। एक्सपेलिंग द पैथोलॉजिक फैक्टर, अगर हमारे को मान लीजिए हमें ठंड लग गई है या गर्मी लग गई है, फीवर हो गया है तो उसको ठीक करेगा। बैलेंसिंग द बॉडी सिस्टम इंक्लूडिंग न्यूरोलॉजिकल एंडोक्राइनल सिस्टम, अगर हमारे दिमाग से संबंधित कोई परेशानी हो रही है या हमारे ऑर्गन्स जो हैं उनको उनका सही तरह से वो अपने जो हार्मोन्स है उनको नहीं निकाल पा रहे, उनको ठीक करता है। इस तरह से टू अरेस्ट एनी टाइप ऑफ डिजनरेशन, अगर डिजनरेशन हो रहा है किसी उसका किसी ऑर्गन का डिजनरेशन हो रहा है तो उसको रीजनरेशन भी करता है। कैसे करेगा? ये हमको जो है डॉक्टर वॉल आगे आने वाली क्लास में आप लोग पढ़ोगे किस तरह डॉक्टर वॉल ने अलग अलग जो है इस तरह से लिम्फ डिजनरेशन, नर्व डिजनरेशन, एलर्जी डिजनरेशन, ऑर्गन डिजनरेशन और जॉइंट्स डिजनरेशन, इस तरह से इस तरह के इन्होंने अलग अलग 8 प्रकार के जो है फाइब्रोइड डिजनरेशन, स्किन डिजनरेशन, फैटी डिजनरेशन, ये अलग उन्होंने मेरिडियंस निकाली हैं। जो पहले के हमारी चाइनीज मेरिडियन थी उनके अलावा ये मेरिडियंस दिए हैं, इसके द्वारा भी हम पॉइंट्स दे करके उस परेशानी को ठीक कर सकते हैं। डिजनरेशन मतलब उसका क्षरण हो रहा है, मतलब वो चीज घट रही है तो उसको दोबारा से बैलेंस करके इस तरह से हम ठीक कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ मस्कुलर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, अगर कोई मस्कुलर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो रही है जैसे स्कॉलोसिस है, स्कॉलोसिस मतलब अगर जो हमारी स्पाइन है वो एक सीधी मतलब एक उसका शेप है कि सीधा है वो, लेकिन वो अगर कर्व उसकी ले रही है, टेढ़ी हो रही है तो उसको ठीक करना। एक पैर छोटा है, एक पैर बड़ा है, उसको ठीक करना। एक कंधा हमारा ऊपर उठा हुआ है, एक कंधा हमारा नीचे उठा हुआ है, नीचे जा रहा है, उसको ठीक करना। बॉडी इम्बैलेंस को ठीक करना और उसके बाद अपर और लोअर इम्बैलेंस को ठीक करना। तो इस तरह से ये इन सबको भी एक्यूपंक्चर जो है ठीक करता है। बैलेंस द 5 एलिमेंट एंड यिन एंड यांग इन द ह्यूमन बॉडी। और इस तरह से यिन एंड यांग मतलब हमारे बॉडी में जो हमारा इन पोर्शन, इन मतलब अंदर का जो हमको दिखाई सामने से दिखाई दे रहा है, और यांग मीन्स बैक का,
इसमें भी अगर इम्बैलेंस होता है, यानी कि अगर इन कम हो रहा है तो यांग ज्यादा हो जाएगा, यांग कम हो रहा है तो इन ज्यादा हो जाएगा, उस सबको भी ये एक्यूपंक्चर के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। और हमारी ये ट्रीटमेंट ऑफ इनबॉर्न हेरिडिटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीज, अगर इस तरह की कोई बीमारी है कि बच्चा पैदा हो रहा है उस समय कोई प्रॉब्लम हो रही है, या उसको पहले से ही जन्म से कुछ मतलब कोई बीमारी मिल रही है, उसको भी ठीक कर सकता है, या उसकी बॉडी में अब कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको भी एक्यूपंक्चर ठीक करता है। हिंका सर ने कुछ इसको कविता के रूप में दिया है, मेरिडियंस एक्यूपंक्ट्स ऊर्जा प्रवाह पथ एवं सूची वेदन बिंदु। चीन में की कहते हैं ऊर्जा को, जापान में की कहते हैं ऊर्जा को, भारत में प्राण कहते हैं ऊर्जा को, अमेरिका में वाइटल फोर्स कहते हैं ऊर्जा को, ब्रिटेन में बायो एनर्जी कहते हैं ऊर्जा को। इस तरह से अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम दिया गया है। मानव शरीर में की नित्य निरंतर बहती मार्ग इसका होता है निश्चित, कहीं ऊपर से नीचे को जाती, कहीं नीचे से ऊपर को आती, कहीं केंद्र से परिधि को जाती, कहीं परिधि से केंद्र को आती। ऊर्जा के इन प्रवाह पथों को मेरिडियंस एक्यूपंक्चर में कहते। इन ऊर्जा प्रवाह पथों पर होते सूची भेदन बिंदु, ये सारा तन होता है तीन नदियों का सिंधु। इस तरह से इन्होंने इस तरह से बताया है कि भी हर की का एक मार्ग होता है, मतलब उसका एक पथ है कि वो ऊपर से नीचे को जा रही है, नीचे से ऊपर को। जैसे हम कहते हैं कि किडनी है, किडनी नीचे से ऊपर को आएगी, उसका जो प्रवाह पथ है नीचे से ऊपर को आएगा। अब हमारा जो है स्टोमक है, स्टोमक का ऊपर से नीचे को जा रहा है। तो इस तरीके से जो है मतलब हर किसी मेरिडियन का एक प्रवाह पथ है, या फिर सेंटर से बाहर को आ रहा है, बाहर से सेंटर को आ रहा है। तो इस तरह से सब अलग अलग इसके केंद्र पथ बनाए गए हैं, जहां पर सूची भेदन बिंदु होते हैं। सूची भेदन बिंदु वहां पे हम मेरिडियंस बनाए गए, मतलब पॉइंट्स बनाए गए। उन पॉइंट्स पे उस मेरिडियन में जो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो मेरिडियन हम जा रही है वहां पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस बिंदु पे एक्यूप्रेशर दे करके हम एक्यूपंक्चर के द्वारा, सूची भेदन के द्वारा उसको ठीक कर सकते हैं। कौन बहाव किधर को जाता, कहाँ है बाढ़ कहाँ है सूखा, है पंच तत्व में कहाँ असंतुलन, छह ऊर्जा में कौन बड़ी कौन घटी, है 8 स्रोत और 8 धुरियां, ऊर्जा कहाँ बड़ी कहाँ घटी, जन्मजात ऊर्जा है कितनी, जग में प्राप्त हुई कितनी, रोगी की संरचना देखो परखो उसके भाव विचार, बीमारी के कारण को समझो, करो यिन यांग ऊर्जा का उपचार। ऊर्जा अगर संतुलित हो गई तो बीमारी जड़ मूल से चली गई, ऊर्जा अगर असंतुलित रह गई तो है बीमारी अंदर पली भरी। तो इस तरह से एक्यूपंक्चर के द्वारा हम देखेंगे कि हमारा ऊर्जा का बहाव किस तरफ को है, कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया, बहुत एक्सेस तो नहीं हो गया, या फिर बहुत कम तो नहीं हो गया। जैसे हम कहते हैं बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गई तो वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, सूजन हो जाएगी। और बहुत कम हो गई है तो हम कहेंगे ड्राइनेस हो गई है, स्किन बिल्कुल सूख गई है। इस तरह से हम रोगी की को देख करके कि उसको जग से कितनी प्राप्त हुई है ऊर्जा, उसको जन्मजात कितनी प्राप्त हुई है, और उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, मतलब उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें यिन यांग की ऊर्जा कैसी है, उसको सारी चीजों को हम उसको देख करके, उससे पूछ करके उसको संतुलित कर सकते हैं। मतलब हम ये डायग्नोस करेंगे कि भी इसको प्रॉब्लम क्या है। तो उस तरह से बीमारी अंदर ही अगर उसको संतुलित कर देंगे तो बीमारी सही हो जाएगी। और अगर अंदर बहुत अंदर तक चली गई है तो उसको ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब है यिन और यांग, ये की दो पोलैरिटी होती, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक स्ट्रक्चरल एक फंक्शनल, एक पोटेंशियल एक काइनेटिक। मतलब एक अंदर एक बाहर, पहली यिन है दूसरी यांग। सबको पता है यिन और यांग पीसीएम में हमारा, यिन मतलब अंदर की तरफ, यांग इनको हम एक प्रकार से स्ट्रक्चरल बोलते हैं, और यांग मीन्स फंक्शन, यानी उस ऑर्गन का फंक्शन क्या है उसको हम यांग बोलेंगे, और उसका स्ट्रक्चर क्या है उसको हम यिन बोलेंगे। तो इस तरह से एक गति प्रदान करती है यिन और यांग में भी। हम देखते हैं कि अगर यिन बढ़ता है तो यांग घट जाएगा, यांग अगर बढ़ेगा तो यिन घट जाएगा। तो इसमें भी हमको बैलेंस बना करके रखना है। टाइप्स ऑफ इनबैलेंसेस इन द ह्यूमन बॉडी, असंतुलित की हो सकती, असंतुलित रक्त हो सकता, असंतुलित तरल हो सकते, असंतुलित सत्व हो सकता। मतलब इनबैलेंस कहाँ कहाँ हो सकता है बॉडी में, की का इनबैलेंस हो सकता है, ब्लड का इनबैलेंस हो सकता है, लिक्विड जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनका जो है इनबैलेंस हो सकता है, या फिर असंतुलित सत्व, मतलब जो हमें जग एसेंस मिला है, जो हमें पहले से एसेंस मिला उसमें असंतुलन हो सकता है। तो इन सब को हम, इन इनबैलेंस को हम किस तरह से एक्यूप्रेशर में ठीक कर सकते हैं। की इम्बैलेंस इंक्लूड्स, कहीं घट जाती कभी ऊर्जा,
कहीं बढ़ जाती कभी ऊर्जा, कहीं अवरुद्ध हो जाती कभी ऊर्जा, कभी सिंक कर जाती कभी ऊर्जा, मार्गोल्लंघन के कहीं भटक जाती कभी ऊर्जा। तो ये हमने देखा है, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में भी हमने देखा था कि हमने ये सब चीजें सीखी है कि कहीं पे ड्राई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कहीं पे कम हो गई है, कहीं पे स्टैग्नेशन हो गया है। जैसे लीवर की स्टैग्नेशन हो जाता है, लीवर की स्टैग्नेशन में देखा हमने कि ब्लड वहां पे रुक जाता है, मतलब या फिर लीवर अटैक कर देता है कि किस तरह से कहाँ कौन कौन से ऑर्गन पे अटैक करता है, तो उससे वहां पे स्टैग्नेशन हो जाता है। अब कहीं बढ़ जाती है, कहीं घट जाती है, कहीं पे अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, कहीं पे सिंक कर जाती है, मतलब नीचे को चली जाती है, और कहीं अपना प्रवाह पथ छोड़ के, मतलब कई बार हमने देखा होगा कि हमारे को जो दर्द होता है कभी इधर हो रहा है कभी इधर हो रहा है, तो मतलब प्रवाह पथ उसका भटक गई है। यहाँ पर हम ये सब पहचान करके उसका उपचार करेंगे। पहले हम सोचेंगे कि इसको प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद हम उसका निदान करें। पेट अगर लटक जाए, योनि अगर निकल जाए, आंतें अगर उतर जाए, गूदा अगर निकल जाए, मूत्राशय अगर लटक जाए, वेजाइना अगर निकल जाए, बवासीर जब हो जाए, या वेरिकोन्स वेन्स हो जाए, अगर पॉलेप्स कहीं भी किसी प्रकार का हो जाए, इनकॉन्टिनेंस कहीं किसी प्रकार होने लग जाए, मेंटल डिप्रेशन अगर हो जाए, इन सब में सिंक कर गई, ई का उपचार है। ये सब हमारा स्प्लिन सी सिंकिंग का सारी बातें बताई गई हैं कि अगर जब स्प्लिन सिंक करती है तो किस तरह से हमारे को इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो है आने लग जाती है। तो पेट लटकना, योनि का लटकना, आते निकल जाना, पॉटी करते समय गूदा का बाहर आ जाना, बवासीर हो जाना, तो इस तरह से हम उसको पहचान करके उसका इलाज कर सकते हैं। अब दूसरा है डकार, हिचकी, बितली, वमन, पतले दस्त जब होने लग जाएं, उल्टी चलने लगी है स्टोमक की, ये उपचार, ये तुम से उपचार है चाहे, मतलब अब कंट्रावेक्शन हो रहा है, मतलब खाना हमारा ऊपर से नीचे को जाना चाहिए, लेकिन वो उल्टा हो रहा है, ऊपर को आ रहा है। तो यहाँ पर हम समझ जाएंगे कि स्टोमक में स्टोमक की जो है गड़बड़ हो रही है, उसका कंट्रावेक्शन हो रहा है, उसको ठीक करें। डायरिया के साथ साथ ही प्रोलैप्स भी अगर हो जाए, उल्टी चलने लगी है की स्प्लेन की, ये तुमसे उपचार है जाए। अगर डायरिया भी हो रहा है और जो है लटक भी रहा है और उल्टा भी चलने लग गया, ये बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है, तो की स्प्लेन को हम इसको ठीक करेंगे। खांसी के साथ ही अगर अस्थमा भी हो जाए, उल्टी चलने लगी है कि लंग्स की, ये तुमसे उपचार है चाहे। अब लंग्स की क्या होती है, ऊपर से नीचे को जाती है, लेकिन क्या है वो कंट्रावेक्शन हो रही है, उल्टा आ रही है, तो वो खांसी करने लग जाएगी। केवल अस्थमा हो जाए पर खांसी ना आए, उल्टी चलने लगी है कि किडनी की, ये तुमसे उपचार है जाए। अब किडनी की नीचे क्या होता है, किडनी का जो प्रवाह पथ है नीचे से ऊपर को आता है, और लेकिन वो उल्टा चलने लगी, तो क्या होगा, हमारे को खांसी के साथ जो है अस्थमा का प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन खांसी नहीं आएगी उसमें। मानसिक बेचैनी हो जाए, अगर निद्रा भी ना आए, उल्टी चलने लगी है कि हार्ट की, ये तुमसे उपचार है जाए। अब मानसिक बेचैनी मतलब हार्ट की जो है, हमारी फुल बॉडी को हार्ट जो है ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन वो उल्टा चलने लग गया, तो क्या होगा, दिमाग में आएगा, दिमाग में गर्मी चाहिए हमारी, जबकि जिस तरह से हम कहते हैं जो दिमाग में हमारी गर्मी आ गई है, और जब दिमाग में गर्मी आएगी तो निद्रा भी नहीं आएगी, नींद भी नहीं आएगी। और सर दर्द जब तुम्हें सताए, चक्कर क्रोध भी आने लग जाए, ऊपर चढ़ गई है की लीवर की, ये तुमसे उपचार है चाहे। अब लीवर की जो है, अगर हमारा सिर दर्द हो रहा है, हम देखते हैं ना माइग्रेन वगैरह में हम क्या करते हैं, लीवर की टेक्नीशियन का जो है उपचार करते हैं, क्रोध जिसमें बहुत ज्यादा लीवर का हमारा, आपने देखा होगा कि उसका जो लीवर का जो उसमें बताया जाता है कि उसको क्रोध, लीवर वाले व्यक्ति को अगर उसका सही नहीं है तो उसको क्रोध जल्दी आएगा, तो वो ऊपर चढ़ करके तुम्हारे को सर दर्द करेगी। मिचली वमन डकार के साथ डायरिया भी तुम्हें सताए, लीवर की ने स्टोमक पर किया है आघात, ये तुमसे उपचार है जाए। अब लीवर भी अलग अलग ऑर्गन्स पे जो है अटैक करता है, अब यहाँ पे उसने लीवर ने स्टोमक पे अटैक कर दिया है, तो जिससे जो है निचली मतलब लीवर एक्सेस हो गया है, एक्सेस होकर के उसने स्टोमक पे अटैक कर दिया है, तो यहाँ पे निचली उल्टी आने का मन करेगा, डकारें आएंगी, और डायरिया भी हो सकता है इसमें। डायरिया जब हो जाए, किसी तरह वो रुक ना पाए, लीवर की ने स्प्लिन की पर किया है आघात, ये तुमसे है उपचार है चाहे। अब डायरिया हो गया तो वो उसका मतलब स्प्लिन पे अटैक कर दिया, स्प्लिन क्या करता है, होल्ड करता है, लेकिन उसको उसकी होल्डिंग पावर को उसने एक्सेस होने की वजह से खत्म कर दिया है, तो वो होल्ड नहीं कर पाएगा, तो जो भी हमारा खाना पीना है वो नीचे को आएगा, तो वो डायरिया के रूप में आएगा। मल जब तुम्हारा सूख जाए, सूख कर जब ये कड़ा हो जाए, लीवर की ने आंतों पर किया है आघात, ये तुमसे उपचार है। अब यहाँ पे लीवर ने किसको अटैक कर दिया, हमारी आंतों पे, छोटी आंत बड़ी आंत पे अटैक कर दिया है, तो जब उस पे अटैक करेगा, एक्सेस होगा, तो वहां पे ड्राइनेस बढ़ जाएगी, मतलब उसको गर्मी मिल जाएगी, बहुत गर्मी हो जाएगी, तो जो हमारा वहां पे मल है
वो सॉफ्ट नहीं रहेगा और वो कड़ा हो जाएगा। अब अगला है ब्लड इनबैलेंसेस। रक्त शरीर को पोषण देता, रक्त शरीर को ताप देता, रक्त शरीर को ऑक्सीजन देता, रक्त रोग से रक्षा करता, रक्त रोग की सूचना देता, रक्त तरल की सूचना देता, रक्त शरीर में संदेश देता, रक्त शरीर को नमी है देता। कहीं घट जाता कभी रक्त, कहीं बढ़ जाता कभी रक्त, कहीं अवरुद्ध हो जाता कभी रक्त, कहीं गर्म हो जाता कभी रक्त, कहीं से निकलने लग जाता कभी रक्त। कहाँ घटा है, कहाँ बढ़ा है, कहाँ अवरुद्ध हुआ है रक्त, कहाँ गर्म हो गया और कहाँ से निकलने लग गया है रक्त। पहचान करो तुम इसकी पहले, उपचार करो तुम उसके बाद, निदान करो तुम रोग का पहले, उपचार करो अब इसमें यहाँ पे ब्लड के बारे में बताया गया कि ब्लड हमें क्या क्या दे रहा है। ब्लड हमारे को पोषण देता है, मतलब ब्लड ही हमारे पूरी बॉडी को हर ऑर्गन को सप्लाई होता है जब, तो वो ऑर्गन अपना पूरे अच्छे से काम करता है। जब कहते हैं ब्लड कम हो गया है तो कहते हैं ना बॉडी ठंडी हो गई है, तो उसको ताप भी देता है। ऑक्सीजन की सप्लाई तो पूरी बॉडी को कर ही रहा है ये। और जब हमारा ब्लड प्रॉपर मात्रा में होता है तो हमारे शरीर की रक्षा करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और ब्लड ही जो है सूचनाएं देता है, मतलब ब्लड के थ्रू ही हमारी सूचनाएं जो है ब्रेन को जाती हैं, ब्रेन से हमारे नर्व्स में आती है जो है, और शरीर को संदेश भेजता है, शरीर को नमी भी देता है। ब्लड नहीं होगा तो ड्राई हो जाएगी स्किन, और कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी रुक जाता है, और कहीं जहाँ पे रुकेगा वहां प्रॉब्लम करेगा, मतलब वहां स्टेगनेट हो गया तो वहां पे प्रॉब्लम करेगा। और कहीं से निकलने लग जाता है, अगर मान लो कहीं से निकलने लग गया है तो वो भी प्रॉब्लम करेगा। अब हमने ये सारी चीजें देखनी है कि कहाँ घटा है, कहाँ बढ़ा है, कहाँ अवरुद्ध हुआ है, और इन सबको देखते हुए ही हमको पहचान करके ही हम उसका उपचार करेंगे। जब हम ये सही तरह से पहचान लेंगे तभी हम उसका निदान कर पाएंगे। लीवर में जब रक्त घट जाता तो मासिक स्राव भी घट जाता, लीवर में जब रक्त अवरुद्ध हो जाता तो मासिक स्राव धर्म दर्दीला हो जाता। अब यहाँ पे लीवर में अगर ब्लड की डेफिशिएंसी हो गई है तो पीरियड सही तरह से नहीं आएंगे, और अगर उसमें स्टैग्नेशन हो गया है तो वहां पे हमारे नीचे के पोर्शन में, लोअर एब्डोमेन में जो पेट में दर्द होगा वो कैसा होगा, चुभने वाला दर्द होगा। तो वहां पे इसका मतलब लीवर स्टैग्नेट हो गई है। और ऊपर हमारा जो अगर कम आ रहा है तो लीवर ब्लड डेफिशिएंसी है, और अगर वो चुभ रहा है, दर्द हो रहा है वहां पे, तो स्टैग्नेशन है। स्प्लीन में ऊर्जा जब घट जाती, रक्त वाहिनियों में रुक ना पाता, हेमोरेज होकर के रक्त स्राव होने लगता। अब स्प्लीन में अगर डेफिशिएंसी है तो रक्त जो है हमारी वेन्स में नहीं रुक पाएगा और वो बहने लगेगा, बाहर आने लगेगा। इसका मतलब हमारा ब्लड जो है निकलने लग जाएगा। अनिद्रा जब तुम्हें सताए, नींद आए तो सपने भी आए, बात बात में चौंकने लग जाओ, रक्त डेफिशिएंसी का उपचार बताओ। अब यहाँ पे हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी के बारे में बताया कि जब मैं तुम्हें रात को मान लीजिए नींद नहीं आ रही है 1-2 बजे के करीब सुबह, और सुबह नींद बहुत आ रही है और सपने भी आ रहे हैं, नींद में बार बार हम उठ रहे हैं, बार बार सो रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे हार्ट में जो है डेफिशिएंसी हो गई है। और हार्ट क्षेत्र में, हृदय क्षेत्र में दर्द आ जाए, बाएं हाथ तक फैल वो जाए, होंठ और नाखून काले पड़ जाए, ये हृदय में रक्त रुकावट बताए। अब रुकावट स्टैग्नेशन कैसे हो रही है, स्टैटिस कैसे हो रहा है कि अगर हमारे बाएं हाथ में, सबको ही पता है लेफ्ट साइड हमारा हार्ट होता है, तो उससे हमारे बाएं हाथ का सिम्टम सबसे मतलब सबको पॉपुलर है कि अगर बाएं हाथ में दर्द आ रहा है उंगलियों तक, और वो आदमी हाथ को हिला नहीं पा रहा, उठा नहीं पा रहा है, और होंठ और नाखून जो है हमारे काले पड़ गए। काले क्यों पड़ेंगे, जब ब्लड की डेफिशिएंसी होगी तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो काले पड़ने लग जाएंगे, मतलब वहां नीला पड़ने, काले या नीले पड़ने लग जाएंगे। अमाशय में जब रक्त अवरुद्ध हो जाए तो अधि जठर में खाते ही दर्द होने लग जाए, उल्टी मल में काला रक्त आए, गर्मी से या दबाने से रक्त बढ़े। अगर हमारे स्टोमक में रक्त अवरुद्ध हो गया, मतलब रुक गया है, तो वहां पे खाना खाते ही पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, और जो उल्टी आएगी या फिर जो हमारा मल है उसमें रक्त आ जाएगा, क्योंकि रुक गया मतलब वहां से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और गर्मी से या दबाने से वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे ब्लड स्टेटिस जो है हमारे स्टोमक में होगा। जो बॉडी फ्लूइड्स इम्बैलेंस, बॉडी फ्लूइड्स को तरल कहते, इनके होते अनेक रूप, मल, पेशाब, तार, हार्मोन आदि होते इसके सैकड़ों रूप। अब बॉडी फ्लूइड्स के बहुत सारे, ये 22 इन्होंने बताए गए हैं कि बॉडी फ्लूइड्स में हम किस किस को बताते हैं। यूरिन, स्टूल, स्वेट, सलाइवा, टीयर्स, लिम्फ, सेरोबल स्पाइनल फ्लूइड है, एयर है, स्पर्म है, ओवा, हॉर्मोन्स, केमिकल्स, नाइवल फ्लूइड्स, ईयर वैक्स, ब्रेस्ट मिल्क, म्यूकस, फ्लेम, वाटर, ब्लड, मेनेस्ट्रुअल फ्लूइड, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। कहीं घट जाता कभी तरल, कहीं बढ़ जाता कभी तरल, घट जाए तो ड्राइनेस होती, बढ़ जाए तो ओडिमा होता। तो यहाँ ये सारे बॉडी फ्लूइड्स अगर कहीं पे घट जा रहे हैं या बढ़ रहे हैं तो उससे हमारी, अगर घट गए हैं
तो ड्राइनेस हो जाएगी, और अगर बढ़ गए तो ओडिमा मतलब सूजन हो जाएगी वहाँ पर। कभी टेंशन इसका हो जाता, कभी इनकॉन्टिनेंस इसका हो जाता, कभी फ्लेम ये बन जाता, कभी सेमी सॉलिड फ्लूइड बन जाता, कभी मेरिडियन में ये अवरुद्ध हो जाता, कभी हृदय आदि में ये फंसा। अब जब ये जो बॉडी फ्लूइड से अगर अपना सही रास्ते पे नहीं जा रहा है, तो उसके भी हमारे शरीर में प्रभाव पड़ेंगे, कि जैसे रिटेंशन होगा, मतलब वहां पर वो उस एक्शन को सही तरह से नहीं कर पा रहा है, या वहां पर वो उसको अपने वश में नहीं रख पा रहा है, तो वहां पे फ्लेम भी बन सकता है, सेमी सॉलिड फ्लूइड बन सकता है, गांठें बन सकती हैं, कहीं भी जिस मेरिडियन में जा रहा है वहां गांठ बन जाएगी, फोड़े फुंसी हो जाएंगे, या फिर हार्ट में हो गया तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो फिर हमारे हार्ट में जो है ब्लॉकेज आ सकती है। कहाँ घटा है, कहाँ बढ़ा है, कहाँ स्वेलिंग रूप में प्रकट हुआ, कहीं कहाँ अवरुद्ध है, कहाँ फंसा है, कहाँ फ्लेम रूप में प्रकट हुआ है, कहाँ पर क्लॉट रूप में ये बना है, कहाँ गांठ रूप में ये बना है, कहाँ पर स्टोन रूप में, स्टोन भी बन जाता है अगर बॉडी फ्लूइड सही तरह से काम नहीं कर रहे, तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो ये गॉल ब्लैडर में जाकर के किडनी में जाकर के स्टोन बना देता है। और अगर हमारी हड्डियों में अगर ये जॉइंट्स पे हो गया तो अर्थराइटिस बन जाएगा। कहाँ पे अर्थराइटिस बन ये प्रकट हुआ है, कहाँ गाउट बनकर फंसा हुआ है, कहाँ पे रिटेंशन इसका हुआ है, कहाँ कहाँ रुक गया, मतलब कहाँ पे इनकॉन्टिनेंस इसका हुआ है, निदान करो तुम इसका, पहले उपचार करो तुम इसके बाद। तो हमने ये देखना है कि किस जॉइंट में दर्द हो रहा है, कहाँ पे, मतलब ये सारी चीजें हमें एक प्रकार से पहले डायग्नोस करनी पड़ेंगी, तब जाकर के हम निदान कर पाएंगे। अब है एसेंस। एसेंस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का एसेंस होता है। जन्मजात, जो हमें जन्म से ही मिलता है, ईश्वर से प्राप्त होता है ये। और इसको दूसरा है जग से प्राप्त जीवन सत्व, जो हमें मतलब जो एनर्जी हमारे को पेरेंट्स के द्वारा मिलती है, जग से प्राप्त। किडनी का जीवन सत्व, इस तरह से किडनी का जीवन सत्व जो है हमारा एसेंस, जिसको हम बोलते हैं, ये भी हमारा इसमें दोनों मिल जाते हैं, हवा पानी भोजन भी मिल जाता है, और साथ में जो है जो माता पिता से हमारे को मिलता है, वो दोनों का मिक्सअप हो जाता है, तो किडनी का एसेंस बनता है। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर, जैसे जिसने कर्म किए थे वैसी बनी तकदीर। जन्मजात जीवन सत्व को हम कहते हैं तकदीर। जितने दिन का जीवन सत्व मिला, उतने दिन चलता है शरीर। गिनकर के सांसें हैं मिलती, गिनकर के धड़कनें हैं मिलती, गिरकर घड़ियां जीवन की मिलती। नाप कर जीवन सत्व मिलता, जीवन सत्व बढ़ नहीं सकता, पर परिष्कृत ये हो सकता। आहार विहार आचार तुम्हारा, जब संतुलित ये रहता, उच्च कोटि के कर्म जब करते ये जीवन, तो जीवन सत्व पुरस्कृत होता। इस प्रकार से हम जीवन सत्व को जो हमारे को मिला है उसको बढ़ा नहीं सकते, मतलब जितनी हमें सांसें मिली हैं, हमें उतना ही हम जिएंगे। जो हमारे पहले के प्रारब्ध कर्म हैं, उसके हिसाब से ही हमें सांसें मिली हैं, उतना ही हम जिएंगे। लेकिन हम उसको परिष्कृत कर सकते हैं, मतलब उसको हम अच्छा कर सकते हैं, अपने आचार व्यवहार, अपना जीवन को अच्छे से जी करके हम उसे अच्छा कर सकते हैं, हमारा खाना पीना सब तरह से। जीवन सत्व होता एटम के समान, इसका संश्लेषण कर व्यक्ति बन सकता महान। सदुपयोग करो तो अपार ऊर्जा बन जाती, दुरुपयोग करो तो विनाश का कारण बन जाती। निष्क्रिय रहे तो एक्सपायर्ड हो जाती, सक्रिय रहे तो इंस्पायर्ड हो जाती। मतलब जीवन सत्व को भी हम अपने तरीके से ठीक कर सकते हैं, वो एटम की तरह काम करता है। उसको अगर हम अच्छे से यूज करें तो महान बन सकते हैं, अगर हम उसका दुरुपयोग करें, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे, तो हम विनाश का कारण भी बन सकते हैं। और अगर हम बिल्कुल भी काम ना करें तो वो एक्सपायर्ड हो जाएगा। और अगर जो है उसको हम यूज करते हैं तो इंस्पायर्ड हो जाएगा। इंस्पायर्ड मतलब दूसरे को इंस्पिरेशन देगा। हवा पानी भोजन से बनता जग का जीवन सत्व, स्टोमक एंड स्प्लीन बनाते जग का जीवन सत्व। जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। जन्मजात जीवन सत्व और जग में प्राप्त जीवन सत्व, ये दोनों मिलकर बनाते किडनी का जीवन सत्व। अब स्टोमक और स्प्लीन तो हमारा जग का जीवन सत्व बनाते हैं, हवा पानी भोजन से मिलकर के। और जो किडनी का जीवन सत्व है, ये दोनों को मिलकर के बनता है, जो हमें जन्म से मिला है और जो हमें जग से मिला है। किडनी में ये स्टोर रहता, 8 ईओवी में ये बहता, अभिवृद्धि प्रजनन शक्ति प्रोन्नति परिवक्तता यह देता। ये ईओवी जो है 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स हैं। इस तरह से इसके बारे में बताया गया यहाँ पर कि किडनी में स्टोर रहता है और ईओवी में बहता है, और वहीं पर ये प्रजनन शक्ति अभिवृद्धि मतलब आगे को बढ़ता है और आगे को बढ़ाता है, और परिपक्वता देता है मतलब मैच्योरिटी देता है। 7 वर्ष की उम्र में बालिका के किडनी की पुष्पित हो जाती, 14 वर्ष की उम्र में गर्भाधान हेतु मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता। अब यहाँ पे किस तरह से बताया कि 7 साल की उम्र में जो है किडनी की जो है पुष्पित हो जाती, मतलब पूरी तरह से उसके बच्ची के अंदर आ जाती है। उसमें वो 14 साल की उम्र में जो है गर्भधारण, जब उसका मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है तो गर्भधारण के लिए वो तैयार हो जाती है। और इसी तरह से किडनी 21 वर्ष की उम्र में किडनी एसेंस चरमोन्नति पर होता, अकल दांत
है निकल आते, शरीर अभिवृद्धि है पा जाता। और जब 21 साल के होते हैं तो उस समय हमारा जो किडनी सेंस होता है वो एक्सट्रीम पर होता है, उसमें हमारी अकल दाढ़ निकल जाती है और शरीर जो है हमारा पूरी तरह से उसका जो है विकास हो जाता है। 28 वर्ष की उम्र में अस्थि उपास्थि मजबूत ये हो जाती, लंबे हो जाते बाल, गात सुंदरता पाए। अब 28 साल की हमारी बोन्स हैं, बोन मैरो है, ये सब मजबूत हो जाती है, बाल लंबे हो जाते हैं, सारे चेहरे पे निखार आ जाता है। और 35 वर्ष की उम्र में सर के बाल ये झड़ने लग जाते, रंग वर्ण चेहरा सब कुछ निस्तेज होने ये लग जाते। और 35 साल की उम्र के बाद ये सब जो है धीरे धीरे घटने लग जाएगा। 42 साल की उम्र में चेहरा सांवला, बाल सफेद होने लग जाते हैं। 49 वर्ष की उम्र तक मासिक धर्म समाप्त हो जाता है। 49 तक जो है लेडीज का मासिक धर्म खत्म होने लग जाता है, मतलब किसी किसी का बिल्कुल खत्म हो जाता है, नहीं तो कईयों का थोड़ा दिन और चलता है। 56 वर्ष की उम्र में जीवन सत सूखने ये लग जाता, कॉन्सेप्शन वेसल खाली हो जाती, इसके बाद बुढ़ापा लग जाता। मतलब 56 साल की उम्र के बाद हम कह सकते हैं कि अब बुढ़ापा शुरू हो गया है। 8 वर्ष की उम्र में बालक, अब वो बालिका के बारे में बताया गया था, अब यहाँ पे बालक के बारे में बताया गया। 8 वर्ष की उम्र में बालक के किडनी की कुस्पित हो जाती। 16 वर्ष की उम्र में गर्भाधारण हेतु वीर्य बनना प्रारंभ हो जाता। 24 वर्ष की उम्र में किडनी एसेंस चरमोन्नति पर ये होता, अकल दाढ़ है निकल पाते, शरीर अभिवृद्धि है पाता। 32 वर्ष की उम्र में अस्थि उपास्थि मजबूत ये हो जाती, मांसपेशियां भर भर जाती, गात सुंदरता पा जाती। 40 वर्ष की उम्र में सर के बाल ये झड़ने लग जाते, रंग वर्ण चेहरा सब कुछ निस्तेज होने ये लग जाता। 48 वर्ष की उम्र में चेहरा सांवला, बाल सफेद होने लगते। 56 वर्ष की उम्र तक लीवर की कमजोर। इस तरह से ये जेंट्स में बताया गया है कि किस तरह से धीरे धीरे जो है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, छोटे से जवान होते हैं, जवान के बाद धीरे धीरे से फिर से हमारी उम्र जो है एक हमारा ढलाव शुरू हो जाता है। 64 वर्ष की उम्र में जीवन सत सूखने ये लग जाता, बाल दांत गिरने लग जाते, बुढ़ापा आने लग जाता। उम्र के किस पड़ाव पर आया है तुम्हारे पास रोगी, जीवन सत की क्या है स्थिति, उसी अनुरूप चिकित्सा होगी। इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारी चीजें देख करके भी हम कि कौन किस उम्र में हमारे पास आ रहा है, किस तरह की उसकी प्रॉब्लम है, उन सबको डायग्नोस करके हम निदान कर सकते हैं। उसी हिसाब से हम एक्यूप्रेशर की चिकित्सा को दे सकते हैं। अब है डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इन चाइनीज एक्यूपंक्चर। किस तरह से चाइनीज एक्यूप्रेशर में हम डायग्नोस करके एक्यूपंक्चर कर सकते हैं। 8 प्रिंसिपल्स ऑफ डायग्नोसिस, इंटरनल टाइप्स ऑफ डिजीज और एक्सटर्नल टाइप्स ऑफ डिजीज, हॉट टाइप्स ऑफ डिजीज, कोल्ड टाइप्स ऑफ डिजीज। इस तरह से ये सारे अलग अलग प्रकार के डिजीज हैं कि अंदर है प्रॉब्लम या बाहर है, मतलब ऑर्गन में अंदर आ रही है या हमारे बाहर से हमको दिखाई दे रहा है, कोई सान है हमको बाहर से नजर आ रहा है, हॉट टाइप की है या फिर कोल्ड टाइप की है। एक्सेस टाइप मतलब उसमें अधिक अधिवृद्धि हो रखी है या डेफिशिएंसी हो रखी है, इन टाइप की है या फिर यांग टाइप की। इसका हम आगे थोड़ा और देखेंगे। 4 वेज ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। अब ये तरीका क्या है डायग्नोस करने का कि डायग्नोसिस बाय लुकिंग, हम पेशेंट को देखेंगे कि उसका मतलब उसका कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का वो आदमी है, वाटर टाइप का है, वुड टाइप का है, हार्ट फायर टाइप का है, अर्थ टाइप का है, मेटल टाइप का। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं कि मतलब उस आदमी का कद काठी कैसी है। जैसे वाटर टाइप है, गोल होगा चेहरा, सब गोरा रंग होगा, थोड़ा सा हाइट कम होगी। अगर मान लो वुड टाइप का तो लंबा होगा, थोड़ा चेहरा लंबा होगा, पतला होगा। फायर टाइप का तो चेहरे पे उसका जो है लालिमा होगी, मतलब जैसे फायर की बात होती है। अर्थ टाइप का है तो भारीपन होगा, भारीपन मतलब थोड़ा मोटा शरीर होगा उसका। मेटल टाइप का है तो दुबला पतला होगा। तो इस तरह से डायग्नोसिस बाय लुकिंग देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको क्या बीमारी हो सकती है। डायग्नोसिस बाय हियरिंग एंड स्मेलिंग, अब उसमें हम पूछेंगे उससे, उससे देख सकते हैं कि उसका पसीना किस तरह का आ रहा है, उसकी उसमें कैसी स्मेल है, वो उसकी वॉइस कैसी है, उसकी जो है मल मूत्र की उसका रंग कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है। डायग्नोसिस बाय आस्किंग, उसके द्वारा उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम कि उसको कैसा लग रहा है, उसको फीवर ठंडा लग रही है, गर्मी लग रही है, या उसको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, उसको सिर में दर्द हो रहा है, या होल बॉडी पेन हो रहा है, ज्वाइंट्स पेन हो रहा है। तो इस तरह से हम पूछ करके भी डायग्नोसिस बता सकते हैं। जैसे कोई पेशेंट आया, उसने कहा मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, तो हमको समझ में आ जाएगा भी घुटनों में दर्द क्यों हो रहा है, स्टोमक हीट तो नहीं है। तो इस तरह से वो अपनी जब बात बताएगा तो हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। डायग्नोसिस बाय फीलिंग, फीलिंग सर कहते हैं कि फीलिंग के द्वारा भी, मतलब हम उसको देख रहे हैं कि मान लो कोई बंदा हमारे क्लिनिक में आया है और वो एक जगह चुपचाप बैठा हुआ है, कहीं नहीं देख रहा, तो हम कहेंगे, हमको समझ में आ जाना चाहिए कि इन टाइप का ये पेशेंट है। लेकिन अगर वो बाहर खिड़की से बाहर को देख रहा है तो इसका मतलब यांग टाइप, मतलब वो बाहर को देख रहा है। इन और यांग ये 2 तरीके से भी हम पेशेंट को पहचान सकते हैं।
तो ये धीरे धीरे ही जब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो तभी हमें समझ में आएगा कि हम पेशेंट को देख करके डायग्नोस कर सके। अब कॉजेज ऑफ डिसीज क्या है? अब जो हमने डिजीज के बारे में हमें पता चल गया, लेकिन उसका कारण क्या है वो भी हम अगर जान लें तो उसके बाद हमको उसका निदान करना आसान हो जाएगा। अब जैसे मान लो कोई बंदा पेशेंट आया और बहुत खुश हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है, कि इसका मतलब फायर टाइप का वो बंदा है, इसका मतलब उसका हार्ट ऐसा ही जो है उसकी बीमारी में उसके अंदर शामिल है। मान लो उसका कारण हम ढूंढ सकते हैं। अगर उसको अंदर बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो लीवर और गॉल ब्लैडर टाइप का है बंदा होगा वो। सैडनेस उसके अंदर बहुत, मान लो उदासी हो रखी है, तो हम उसके बारे में पता कर सकते हैं कि लंग्स और एलआई का ये पेशेंट हो सकता है। अगर मान लो बहुत डरा हुआ है तो किडनी यूबी का होगा। और फ्राइट और शॉक और बहुत ज्यादा उसको जकड़न हो रही है तो वहां पर भी वो वुड टाइप का होगा, यानी लीवर गॉल ब्लैडर का होगा। और उसको मान लो बहुत ज्यादा शॉक लगा हुआ है तो उसको भी हार्ट टाइप का होगा। तो इस तरह से हम इस तरह से इनको उसके चेहरे के हाव भाव को देख करके या वो जो बोल रहा है उसके हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट किस टाइप का है। अब एक्सटर्नल कॉज ऑफ डिजीज, अब ये तो देख करके हो गया कि हाँ उसको हमने पहचाना कि ये बंदा ऐसा है, लेकिन अब कई चीजें हम बाहरी रूप से देख कर भी बता सकते हैं कि उसका वीक कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब बॉडी कैसी है, कमजोर है, सेक्सुअल एक्टिविटीज तो नहीं है, ओवरवर्क तो नहीं करता है, डाइट तो इम्बेलेंस नहीं है, मतलब डाइट कम खा रहा है या बिल्कुल नहीं खा रहा है, या प्रॉपर उसको प्रोटीन सारी बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है, या उसको कोई इन्फेक्शन हो गया है, वॉर्म्स का हो गया, पैरासाइट हो गया है, या उसको चोट लग गई है, या उसका गलत ट्रीटमेंट हुआ है, यानी कि अगर ट्रीटमेंट कोई अगर बीमारी से ग्रसित था उसको साइड इफेक्ट हो गया दवाइयों का, तो ये एक्सटर्नल कॉज है डिजीज के। तो इसके हम पूछ करके उसको देख करके बता सकते हैं। अब इंटरनल एंड एक्सटर्नल पैथोलॉजिक फैक्टर कॉजिंग डिजीज 6 एक्सेस। तो ये 6 प्रकार के एक्सिस टाइप के जो है हमारे इसको पैथोलॉजिक फैक्टर बोलते हैं इनको हम। इंटरनल विंड टाइप ऑफ डिजीज, इंटरनल कोल्डनेस टाइप ऑफ डिजीज, इंटरनल हीट टाइप ऑफ डिजीज, इंटरनल हॉटनेस टाइप ऑफ डिजीज, इंटरनल ह्यूमिडिटी टाइप ऑफ डिजीज, इंटरनल ड्राइनेस टाइप ऑफ डिजीज। मतलब ये सारे के सारे अलग अलग टाइप हैं डिजीज के। तो इसको भी हम विंड टाइप का है, कोल्डनेस टाइप का है, हीट टाइप का है, हॉटनेस टाइप का, वो हम उससे पूछ करके देख करके तो ये सारी चीजें हम बता सकते हैं। एक्सटर्नल पैथोलॉजिक फैक्टर क्या होंगे? एक्सटर्नल विंड टाइप का डिजीज तो नहीं है, मतलब उसको ज्यादा ठंड तो नहीं लग गई है, बाहर से आया उसको ज्यादा गर्मी तो नहीं लग गई है, एक्सटर्नल हीट टाइप है, या एक्सटर्नल हॉटनेस बहुत ज्यादा अति गर्मी से तो नहीं आ रहा है, उस तरह की गर्मी उसको बीमारी तो नहीं है। एक्सटर्नल ह्यूमिडिटी टाइप ऑफ डिजीज तो नहीं है। इस तरह से एक्सटर्नल ड्राइनेस टाइप ऑफ डिजीज, एक्सटर्नल कोल्डनेस टाइप ऑफ डिजीज, इस तरह से ये इन से भी हमको उसके निदान करने में सहायता मिलेगी। और टाइप ऑफ इनबैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी में इनबैलेंस किस किस चीज का हो सकता है? तो 6 टाइप्स ऑफ की इम्बैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी। की डेफिशिएंसी टाइप ऑफ डिजीज, की एक्सेसिव टाइप ऑफ डिजीज, की सिंकिंग टाइप ऑफ डिजीज, की स्टैग्नेशन टाइप ऑफ डिजीज, की रेबिलियस कंट्रावेक्शन टाइप ऑफ डिजीज, और डिसहार्मोनी इन द डायनाइज्म एंड पैथोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिलेटेड डिजीज। मतलब ये इस इतने प्रकार की ह्यूमन बॉडी में डिजीज हो सकती हैं कि किस तरह से कि ब्लड की मतलब जो हम भोजन कर रहे हैं वो की जो है सही तरह से नहीं बन रहा है, वो कम हो रहा है, या वो ज्यादा हो रहा है, या सिंकिंग मतलब नीचे को आ रहे हैं हमारे ऑर्गन, सिंकिंग टाइप के हो रहे हैं, या स्टैग्नेशन हो रहा है। स्टैग्नेशन मतलब रुकावट हो रही है, कहीं गांठें बन रही हैं, ब्लड क्लॉट बन रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हार्ट में जो है कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर हमारी कंट्रोवेक्शन हो रहा है, ऊपर को खाना ऊपर को आ रहा है, या खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, इस तरह से कंट्रोवेक्शन हो रहा है हमारा। इस तरह से हम इनके, या कोई किसी का पाथवे जो है सही नहीं हो रहा, वो सही तरह से अपनी जगह पे नहीं जा रहा है, तो इस तरह से हम डिसहार्मोनी से जो है इस टाइप्स ऑफ इम्बैलेंस को ठीक कर सकते हैं। 4 टाइप्स ऑफ ब्लड इनबैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी। ये ऊपर तो हमने की इम्बैलेंस को देखा, अब हम ब्लड इनबैलेंस को देखेंगे कि डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड टाइप्स ऑफ डिजीज, स्टैटिस ऑफ ब्लड, हीट इन ब्लड, लॉस ऑफ ब्लड, कि इसमें से तो कोई नहीं है। डेफिशिएंसी जो ब्लड की कमी तो नहीं है, ब्लड रुका हुआ तो नहीं है, ब्लड में बहुत गर्मी तो नहीं है, या फिर ब्लड की लॉस तो नहीं हो गया बहुत ज्यादा। 7 टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड इम्बैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी, और 7 टाइप के बॉडी फ्लूइड्स होते हैं हमारे इसके अंदर। ये पहला है डेफिशिएंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स टाइप्स ऑफ डिजीज, एक्सेस ऑफ बॉडी फ्लूइड, मतलब बॉडी फ्लूइड में भी कमी कमी आ सकती है, या एक्सेस हो सकता है, या फ्लेम बन सकता है, रिटेंशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स वहां रुक गया है,
इनकॉन्टिनेंस ऑफ ब्लड वहां से आगे को नहीं बढ़ पा रहा है, स्टोन फॉर्मेशन हो गई है उसकी वजह से, या वहां पे ट्यूमर फॉर्मेशन हो गई है। तो ये 7 टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड्स जहाँ पे रुक रहा है वहां पे ये सब चीजें हो सकती हैं। उसकी कमी हो सकती है, उसके ज्यादा हो सकता है, वो फ्लेम के रूप में हो सकता है। मतलब कफ है, कफ को पूरे बॉडी में फैलना चाहिए लेकिन वो एक ही जगह पे रुक गया तो फ्लेम बन जाएगा, या फिर वहां पे जो स्टोन बन जाएगा। अगर वो किडनी गॉलब्लैडर में रुक गया है तो वहां पे स्टोन बन जाएगा, या ट्यूमर बन जाएगा, हमारी मेरिडियंस में अगर आ गया तो ट्यूमर बन जाएगा। इस तरह से 7 टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इनबैलेंस हमारी बॉडी में हो सकते हैं। एसेंस इनबैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी, किडनी एसेंस जो है एक मेन है। ये जो है हमारा डेफिशिएंसी कॉजिंग डिजीज, अगर किडनी एसेंस में कमी है तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। वेरी स्टेज ऑफ डिजीज, अब इनकी स्टेजेस कौन कौन सी हैं? ग्रेटर यंग स्टेज ऑफ डिजीज, ब्राइट यंग स्टेज ऑफ डिजीज, लेसर यंग स्टेज ऑफ डिजीज, ग्रेटर इन स्टेज ऑफ डिजीज, लेसर इन स्टेज ऑफ डिजीज, टर्मिनल इन स्टेज ऑफ डिजीज। ये अलग अलग प्रकार के चैनल्स होते हैं। ये आप बाद में, ये वैसे स्ट्रेटराइज 1 में भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसके बारे में सर अगर बाद में बताएंगे तो। 4 levels of disease, defensive key level of disease, key level of disease, nutritive key level of disease, blood level of disease। अब डिफेंसिव की जो हमारी डिफेंसिव की मतलब जो हमारे लंग्स से रिलेटेड है, डिफेंसिव की हमारी लंग्स को हमारी स्किन पर होती है। की लेवल की जो डिजीज है हमारे खाने पीने से है। न्यूट्रिटिव की हमारा भोजन अच्छे से नहीं हो रहा, उसके कारण जो है डिजीज हो रही है। ब्लड हमारा कम ज्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से डिजीज हो रही है। ये 4 लेवल्स ऑफ डिजीज होती हैं। डिजीज इन मेरिडियन लेवल, मेरिडियंस में जो है हमारे ये 14 मेरिडियन है हमारी, तो इसको इसके हिसाब से भी हमारे को बीमारियां हो सकती हैं। जैसे लीवर मेरिडियन की है, गॉल ब्लैडर है, हार्ट मेरिडियन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेरिकार्डियम, ट्रिपल वार्मा, स्प्लिन मेरिडियन, स्टोमिक मेरिडियन, स्प्लिन मेरिडियन और लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी मेरिडियन। तो ये हमारे उसके बाद है यूरिन ब्लैडर, गवर्निंग वेसल, कंसेप्शन वेसल, मतलब इनमें भी हमारे को बीमारियां हो सकती हैं। 5 एलिमेंट्स इम्बैलेंस इन मेथड ऑफ बैलेंसिंग इम्बैलेंस। अब ये 5 एलिमेंट जो हमने 5 एलिमेंट्स हमने पढ़ा था उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके हिसाब से भी हमारे को डिजीज हो सकती हैं। जैसे वुड टाइप्स ऑफ डिजीज, वुड मतलब लीवर और गॉल ब्लैडर से रिलेटेड जो हमारी डिजीज है। फायर टाइप ऑफ डिजीज, फायर में हमारा हार्ट है, SI है, उसके आधार पे हमारे को की बीमारी हो गई है। अर्थ टाइप ऑफ डिजीज, स्टोमक स्प्लिन के बेसिस पे हमारे को कोई बीमारी हो गई है। मेटल टाइप ऑफ डिजीज, लंग्स एंड LI के हिसाब से हमारे को बीमारी हो गई है। वाटर टाइप ऑफ डिजीज मतलब किडनी यूरिनरी ब्लैडर के हिसाब से। तो ये अलग अलग कारण हो सकते हैं हमारे, इनमें अगर हमारे इनबैलेंस हो रहा है तो हमें इसकी बीमारी लग सकती है। मेथड ऑफ बैलेंस एंड ट्रीटमेंट, अब ये सारी बीमारियां हमें पता चल गई तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे, कौन कौन से तरीके हैं कि हम उनको बैलेंस करें। जैसे क्रिएटिव साइकिल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, क्रिएटिव मतलब कि एक से दूसरे जने की एक ऑर्गन की दूसरे ऑर्गन की उत्पत्ति हो रही है। अब वुड टाइप है, मान लीजिए क्या कहते हैं किडनी यूरिनरी ब्लैडर है, उससे हमारा क्रिएशन हुआ लीवर और गॉल ब्लैडर का। लीवर गॉल ब्लैडर से क्रिएशन हुआ हार्ट एंड SI का, और हार्ट एंड SI से क्रिएशन हुआ हमारा स्टोमक स्प्लिन का, और स्प्लिन और स्टोमक से क्रिएशन हुआ हमारा लंग्स एंड LI का। तो क्रिएशन मतलब कौन ज्यादा हो रहा है, कौन कम हो रहा है, किसकी वजह से किसको परेशानी हो रही है। तो ये क्रिएशन साइकिल की वजह से हम ट्रीटमेंट, इसके आधार पे भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि किडनी में ऊर्जा कम हो रही है या किडनी की जो है ऊर्जा बढ़ रही है, या लीवर की बढ़ रही है, लीवर की घट रही है, तो क्या कारण है उसका हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा एंटी क्रिएटिव साइकिल, नहीं सॉरी सब्जुगेशन साइकिल। सब्जुगेशन में कंट्रोल कौन कर रहा है। अब जैसे किडनी और यूरिनरी ब्लैडर है, उसको कौन कंट्रोल करेगा, उसको हमारा स्टोमक स्प्लिन कंट्रोल करेगा। किडनी और पानी को कौन कंट्रोल करता है, मिट्टी करती है, तो स्टोमक एंड स्प्लिन इसको कंट्रोल करेगा। अब यहाँ पे हमें देखना है कि किडनी का और यूरिनरी ब्लैडर को स्टोमक स्प्लिन तो ज्यादा कंट्रोल नहीं कर रही है, उसकी वजह से तो परेशानी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे सब्जुगेशन जो है साइकिल को हम ठीक करेंगे। फिर है एंटी सब्जुगेटिव साइकिल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब वो तो उल्टा कंट्रोल नहीं कर रहा, मतलब किडनी और यूरिनरी ब्लैडर तो नहीं कंट्रोल कर रहा स्टोमक एंड स्प्लिन को। अब यहाँ पे उल्टा भी हो सकता है कि वो उसको दबा रहा है, तो उसकी वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। यहाँ पे हम उसको बैलेंस करेंगे। इंटर एलिमेंट बैलेंसिंग वाया लियो कनेक्टिंग पॉइंट, एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के बीच में एक लियो कनेक्टिंग पॉइंट होता है जिसमें हम
एनर्जी को ट्रांसफर करके उसको बैलेंस कर देते हैं। तो बैलेंस करके भी हम उसका इलाज कर सकते हैं। यूजेस ऑफ 6 कमांड पॉइंट्स, हर एलिमेंट के अपने 5-5 कमांड पॉइंट होते हैं, तो उसके आधार पे भी हम देख सकते हैं कि इस एलिमेंट में फायर तो नहीं बढ़ी, हीट कोल्डनेस तो नहीं बढ़ गई, ह्यूमिडिटी तो नहीं बढ़ गई है, तो उसको हम ठीक करेंगे। ऑर्गन सोर्स पॉइंट के थ्रू, मतलब उसका अपना जो एलिमेंट है उसके अपना ऑर्गन सोर्स पॉइंट के द्वारा भी हम अगर कहीं पे घटी है बढ़ी है उसको घटा बढ़ा करके ठीक कर सकते हैं। जी क्लेफ्ट पॉइंट है, फ्रंट सू पॉइंट है और बैक सू पॉइंट है। जी क्लेफ्ट मतलब जहाँ पे इकट्ठी हुई है ऊर्जा, उसके द्वारा भी हम जहाँ घटी बढ़ी है उसको ट्रांसफर करके हम दे सकते हैं। फ्रंट सू पॉइंट आगे के हम देखते हैं कि हमारे आगे के जो पॉइंट्स हैं उसके आधार पे हम उनको प्रेशर दे करके देखेंगे कि वहाँ प्रॉब्लम तो नहीं है। बैक सूप में अगर हमारे को कोई दर्द वर्द हो रहा है तो हमें उसका अलार्म पॉइंट के द्वारा भी हम उनको बैक सू पॉइंट के द्वारा भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से उसका इलाज कर सकते हैं। डिजीज इन ऑर्गन लेवल, हार्ट टाइप ऑफ डिजीज, स्मॉल इंटेस्टाइन टाइप ऑफ डिजीज, पेरिकार्डियन टाइप ऑफ डिजीज, ट्रिपल वारन टाइप ऑफ डिजीज, स्प्लिंट। अब ये अलग अलग ऑर्गन्स के आधार पे डिजीज हो सकती हैं। स्टोमक की है, लंग्स की है, लार्ज इंटेस्टाइन की है, किडनी की है, यूरिनरी ब्लैडर की है, या फिर लीवर की है, या गॉल ब्लैडर की है। इस तरह से हम इसका निदान कर सकते हैं। और 8वीं में है टाइप्स ऑफ डिजीज इन 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल, टाइप ऑफ डिजीज इन गवर्निंग वेसल, कंसेप्शन वेसल, चोंगमाई वेसल, हील वेसल, इन रेगुलेटिंग वेसल, डाईमाई वेसल। ये हम सब 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो ये अभी 2nd सेमेस्टर का नहीं है, बाकी लेसन खत्म हो गया है, बाकी है, जैसा भी हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा थैंक यू मैम। सर। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। देखिए बहुत बढ़िया जो है, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पूरे देखिए सिनॉप्सिस है, ये समझ लीजिए पूरे किताब जो आप पढ़ने जा रही हैं उसकी सिनॉप्सिस है। तो बहुत सुंदर जो है रेखा जी, आपने बहुत बढ़िया पूरा जो है डिस्क्रिप्टिव पूरा सारा जो है, एक तो समय से कर दिया, दूसरा जो है सारी चीजों को बता भी दिया, और ये पूरी किताब का सार है। इसलिए नॉर्मली इसको लोग छोड़ देते हैं, इस चैप्टर को छोड़ देते हैं और चैप्टर अगले 2 से शुरू करते हैं। तो मेरा ये मत है कि ये बेसिक्स है, इसको समझने पर देखिए सारी चीजें आपको यहीं से मालूम हो गई कि हम इस किताब में क्या पढ़ने जा रहे हैं, और हमको पूरे डिजीज को कैसे समझना है और कैसे उसका निदान करना है, मतलब उसको डायग्नोसिस करनी है और कैसे उसका उपचार करना है, ये सब इसी में दिया हुआ है। इसलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने जो है ये बताया और अच्छा लगा, सब लोगों को अच्छा लगा होगा। हाँ, थैंक यू सर। अभी तो हमें भी इसको बहुत डीपली और पढ़ना है। ये तो हमने ऊपर ऊपर ही पढ़ा था तो थोड़ा सा बता दिया। हो सकता है कि हम भी बहुत चीजें इसमें अभी ना बता पाए, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करी है। एक तो टाइम बहुत कोशिश देखिए, बहुत बहुत आपने बहुत सुंदर कोशिश किया, सारी चीजें बता दी। और देखिए सिनॉप्सिस, इसीलिए मैंने कहा था कि सिनॉप्सिस जो है वो हम लोग पढ़ते नहीं हो, फिर जैसे अगर किसी ने पढ़ा नहीं तो आगे हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं, और इसी में सब दिया हुआ बहुत चीजें। देखिए क्वेश्चन बहुत आते हैं, की क्या है, की के नाम क्या है, प्राण, ऊर्जा, चेतना, जो भी है सब इसी में लिखा हुआ है, हम लोग भूल जाते हैं। उसी तरह कितनी डिजीज है, कितना टाइप है, कितना टाइप उनके वो एंगर, क्रोध वगैरह हम सारे कंसेप्ट इसी में दिए हुए हैं, प्लस डिजीज। एक जो चैनल की बात कर रहे हैं, चैनल वाला जो है हमारे 15, 17, 18 में से 3 में से चैनल और लेवल ऑफ डिजीज, इनको हम लोग नहीं पढ़ते हैं नॉर्मली, और 9 तक मतलब कोर्स में भी नहीं, आगे शायद नहीं होगा, 9 तक पढ़ते हैं। अब की हमने कोशिश किया है कि 3 क्लास जो है 15 और 17 और 18, 16 तो हमने पिछली बार पढ़ाया था, तो लेकिन 15, 17, 18 नहीं पढ़ाया था, तो 15, 17, 18 पर अब की जो है निरंजन जी इसको क्लास आगे लेंगे, ये हमने उसमें रखा हुआ है। अब की हम ट्रीटाइज 7 को चाह रहे हैं कि जितना कोशिश करिए आप लोग पढ़िए। आगे हम चैप्टर खैर बहुत नहीं पढ़ा पाएंगे 20 वाले बाद, क्योंकि उसमें समय नहीं है, क्योंकि और 6 क्लासेस दिए जा रहे हैं उनके लिए, मैडम के लिए डायग्नोसिस के लिए हम दे रहे हैं।